आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को विस्टास बुक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों के विस्टास बुक में जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर्स का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, जो हर बार पूछा जाता है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोगों का जो फ्लेमिंगो जो विस्टास बुक है, इसमें जो मेन जो करेक्टर है, इसको लेकर आप लोगों को एक वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगा। हो सके आज रात तक ही मिल जाए या फिर कल भोरे भोरे सुबह मिल जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आए ना, बस वहां पर मैं आपको जो 2-4 लाइन बताऊंगा वही आप लोगों को वहां पर चिपका देना है। तो चलिए फिलहाल अभी शुरू करते हैं और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, व्हाई? यानी कि क्या आपके विचार से तीसरा तल यानी कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए पलायन का माध्यम था, क्यों? ये हमें बताना है। देखिए, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जो काम का चीज़ है वही देखेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों से लिख दिया है, आप भी पढ़ सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। भाई इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है यस, यानी कि हाँ। वी थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, यानी हाँ भाई, यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि हाँ, हमें लगता है कि चार्ली के लिए तीसरा स्तर यानी कि जो थर्ड लेवल था वह पलायन का माध्यम था, यानी कि यस वी थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। क्या है? परहैप्स ही वाज नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ एंड वांटेड टू गो टू बैक टू, क्या है, गेल्सबर्ग। मतलब उसको सिटी का लाइफ उतना ठीक नहीं लग रहा था और वो चाहता था कहाँ जाना, तो गेल्सबर्ग जाना चाहता था। ए वंडरफुल टाउन व्हेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, मतलब एक ऐसा शहर जहां पर उन्होंने अपने बचपन को बिताया था। His wandering down into now existent third level at Grand Central Station was merely a walking dream with fulfillment। ठीक है, तो देख लो भाई, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया पूरा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि हाँ, हमें लगता है कि चार्ली के लिए तीसरा स्तर पलायन का माध्यम था। शायद वह शहर के जीवन से खुश नहीं था और गेल्सबर्ग वापस जाना चाहता था, एक अद्भुत शहर जहां उसने अपने बचपन बिताया था। मैंने आप लोगों को बताया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गैर मौजूद तीसरे स्तर पर उनका भटकना केवल एक जागृत सपना इच्छा पूर्ति था। ठीक है, यानी भाई एक मतलब जाग जाग के जिस प्रकार से सपना देखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही सपना जैसा यहाँ पर उनको ये मतलब फीलिंग आ रहा था। तो ये बात हो गया, इस चीज को आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करिए। देखिए, यहाँ पर एग्जाम में आपको हिंदी नहीं लिखना है, केवल इंग्लिश लिखना है। मैंने समझाने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों ले लिया है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है भाई क्या है कि व्हाट डू यू इन्फेर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, यानी कि लिखे सैम के पत्र से किस अनुमान पर पहुंचते हैं। तो किस अनुमान पर पहुंचते हैं इसको देखिए। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि सैम्स लेटर टू चार्ली एड्स मोर ट्विस्ट इन द स्टोरी एंड राइजेस सम मोर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, यानी चार्ली को सैम का पत्र कहानी में और मोड़ जोड़ता है और कुछ और अनसुलझे सवाल उठाता है। In this letter, Sam had informed Charlie that he was right about third level in the Grand Central Station. He also had invited Charlie and his wife to Galsburg, where he was living since the last 2 weeks. Clearly, it was Charlie's another walking dream with क्या है, फुलफिलमेंट। देखिए, पहला वाला आंसर और सेकंड वाला आंसर बहुत हद तक मिलता जुलता है, आप लोग खुद देख लीजिए भाई। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ ये सब जो चीज़ है, ही वाई से लेकर ये सब एकदम ऊपर वाला से ही मिलता जुलता है। तो मैं आपसे कह रहा ना कि आप लोग एक दो चीज़ को अच्छे से कर लीजिए, बस आप लोग हर एक को लिंक कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड चार्ली सैम से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया बताया, यही सब आप लोग यहाँ पर चिपका के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या हो गया, देख लीजिए कि चार्ली को सैम का पत्र कहानी में और मोड़ जोड़ता है और कुछ और अनसुलझे यानी कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस उठाता है। इस पत्र में सैम ने चार्ली को सूचित किया है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तीसरे स्तर के बारे में वह सही था। उसने चार्ली और उसकी पत्नी को गेल्सबर्ग में भी आमंत्रित किया था, जहां वह पिछले 2 सप्ताह से रह रहा था। स्पष्ट रूप से चार्ली की एक और जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति थी। मैंने आप लोगों को बताया, जो कि एक मतलब इस प्रकार का सपना जो कि मतलब बिना सोए जागृत सपना, बिना सोए वो देख रहा था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको कि हु इज द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग कौन था भाई, बताना है। व्हाई डज ही गेट दैट नेम, उसे यह नाम क्यों मिला, पहला बात शेर खान बोलिए, अगर एक्चुअल में इसका हिंदी शेर खान हो गया, टाइगर का शेर और किंग का खान, खैर गोली मारिए ना। टाइगर किंग कौन था ये बताना है
कि टाइगर किंग कौन था, ये हुआ फर्स्ट बात। दूसरा बात, उसे यह नाम क्यों मिला था, चलिए देखते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा था उसी को टाइगर किंग बोला जाता है। ही गेट्स दैट नेम फॉर हिज स्किल इन किलिंग टाइगर्स। इसका ये जो नाम है क्यों मिला था, तो बाघों को मारने के अपने कौशल के लिए उसे यह नाम मिला। वो बाघ मारने में एकदम भाई उसका एकदम बहुत ही अच्छा स्किल था, बहुत एकदम धुआंधार आदमी था बाघ मारने में, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग रखा गया। नोट करिएगा, आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर व्हिच वाज सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट। यानी कि महाराजा ने स्वयं को क्या है 100वें बाघ के लिए कैसे तैयार किया, जो कि उसके भाई को सुनिश्चित करने वाला समझा जा रहा था। देखिए इस चैप्टर में ये होता है बात कि जो महाराजा थे ना, उनका मतलब एक भविष्यवाणी किया गया था, एक एस्ट्रोलॉजर द्वारा बोला गया था कि तुम्हारा जो मृत्यु होगा बाघ के द्वारा ही होगा। तो राजा उस समय से क्या करा, बाघ मारना शुरू कर दिया। बस उसी प्रकार से रिलेटेड ये हमारा स्टोरी है। फिर देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर है कि द महाराजा क्या है थॉट दैट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। यानी महाराजा ने सोचा कि उन्हें आखिरी बाघ से बेहद सावधान रहना होगा। 99 बाघ मार दिया था, एक जो बाघ बाकी था 100वां बाघ मारने में, उससे उसको एकदम सावधान रहना था। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अलाइव टाइगर। यानी जीवित बाघ की तुलना में बाघ का दूध पाना आसान लगता था। ही अनाउंस्ड ए 3-year exemption from all taxes for that village in which 100th tiger was seen and set out on the hunt at once with extreme care। यानी बोला यहाँ पर क्या जा रहा है भाई, देख लो कि उन्होंने उस गांव के सभी करों से 3 साल की छूट की घोषणा की, जिससे 100वां बाघ देखा गया और अत्यधिक सावधानी के साथ एक बार में शिकार पर निकल गया। तो ये बात हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड। यानी बोला जाएगा ज्योतिषी के साथ क्या हुआ होगा, क्या आपके विचार से भविष्यवाणी पूर्णतः गलत सिद्ध हो गई थी। देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हैविंग किल्ड द लास्ट टाइगर द महाराजा वुड नेचुरली डिजायर टू कॉल द एस्ट्रोलॉजर एंड मेक फन ऑफ हिज क्या है प्रोफेसी, बट बाय देम द एस्ट्रोलॉजर वाज ऑलरेडी डेड। नो आई डोंट थिंक द क्या है प्रोफेसी वाज indisputably disproved। The Maharaja killed 99 tigers but he was not able to kill the 100th tiger। At last toy tiger became the क्या है cause of his death। मतलब जो एक खिलौना वाला जो टाइगर था वही उसका मतलब मृत्यु का कारण बना। यानी कि अंतिम बाघ को मारने के बाद महाराजा स्वाभाविक रूप से ज्योतिषी को बुलाने और उसकी भविष्यवाणी का मजाक उड़ाने की इच्छा करेंगे, लेकिन तब तक ज्योतिषी की मौत हो चुकी थी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भविष्यवाणी निर्विवाद रूप से अप्रमाणित थी। महाराजा ने 99 बाघों को मार डाला, लेकिन वह 100वें बाघ को नहीं मार सका। आखिर में खिलौना बाघ उसकी मौत का कारण बना। बस भाई वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताया वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। यानी कि भूगर्भीय परिप्रेक्ष्य किस प्रकार मानव के इतिहास के विषय में जानने में हमारी सहायता करता है। देखिए जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प us a great deal to know about the history of humankind। We came to understand the Earth's present, past and future। ठीक है, इससे क्या होता है, अर्थ का जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, इसके बारे में पता चलता है। What sort of life क्या है existed at that time, how time has changed now, what led to this change। It is said that the world's geological history is trapped in Antarctica। यानी बोला जाएगा मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में भूगर्भीय घटनाएं हमारी बहुत मदद करती है। हम पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य को समझने लगते हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर एक चीज को समझने लगते हैं। उस समय किस प्रकार का जीवन था, अब समय कैसे बदल गया है, इस परिवर्तन का कारण क्या है। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास फंसा हुआ है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसी चैप्टर से है। Why is Antarctica the place to go
टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यानी अंटार्कटिका पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को समझने का उपयुक्त स्थान क्यों है। देखिए भाई, ऊपर में जो मैंने आपको बताया वही चीज आपको यहाँ पर भी लिख देना है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग करिए, लिखिए, वही आपका सेम टू सेम वैसे ही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर बिकॉज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। जो विश्व का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ये कहाँ, मतलब कहाँ कैद है भाई, तो अंटार्कटिका में कैद है, इसलिए हम लोग यहाँ से पृथ्वी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर चीज को जान पाते हैं। द स्टडी ऑफ दिस रीजन इज यूजफुल टू अस टू विजिट अंटार्कटिका इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री व्हिच रिवील्स द डेवलपमेंट ऑफ कंटिनेंट्स टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ व्हेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड व्हेयर वी, ठीक है, व्हेयर वी क्या देखिए, व्हेयर वी कुड possibly be global warming, ठीक है, is one of the most hotly contested environmental debates of our times. Antarctica is a vital element in this debate. This is not because it's the only place in the world which has never क्या है sustained a human population and therefore remains relatively क्या है pristine in this respect. The more important thing is that it holds in its rise course 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice. So the above statement, ठीक है, so the above statement is absolutely right. यानी यहाँ पर बोला क्या जा रहा है भाई, अंटार्कटिका जाने का स्थान है पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने के लिए, क्योंकि दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास जो है अंटार्कटिका में फंसा हुआ है। इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है। अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है जो महाद्वीपों के विकास को प्रकट करता है। हम कहाँ से आए हैं और संभवतः कहाँ हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारे समय की सबसे गर्म विवादित पर्यावरणीय बहसों में से एक है। इस बहस में अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसने कभी भी मानव आबादी को जीवित नहीं रखा है, और इसलिए इस संबंध, ठीक है, और इसलिए इस संबंध में अपेक्षाकृत प्राचीन बना हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अपने बर्फ की परतों में फंसे कार्बन रिकॉर्ड को अपने बर्फ की कोर में रखता है। अतः उपरोक्त कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए हो सके थोड़ा बड़ा है, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि हु वाज डॉक्टर सेडाओ, व्हेयर वाज हिज हाउस, यानी डॉक्टर सेडाओ कौन था, उसका घर कहाँ था। तो भाई एक जापानी डॉक्टर था, इसका घर कहाँ था भाई, जापान में ही था। तो हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, इट वाज सेट अपॉन रॉक्स अबव इन नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। तो भाई देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब एक जापानी डॉक्टर थे और उनका घर कहाँ था, तो यह एक सक्रिय समुद्र तट के ऊपर चट्टानों पर स्थित था उसका घर। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड डॉक्टर सेडाओ एंड हिज वाइफ डू विथ द मैन, यानी कि डॉक्टर सेडाओ तथा उसकी पत्नी ने व्यक्ति के साथ क्या किया। तो डॉक्टर सेडाओ एंड हिज वाइफ टुक द मैन इनसाइड द हाउस। डॉक्टर सेडाओ ऑपरेटेड हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ। उन्होंने क्या किया भाई, उनका जो जीवन था उनका जीवन बचाया। He carefully examined and served him. Doctor's wife Hannah also helped her husband in operating the wounded man after operation. She nursed the man very kindly and sympathetically. ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नोट करते चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। मतलब उनका जीवन बचाया जब ऑपरेशन हो रहा था, तो इसका जो वाइफ थी डॉक्टर सेडाओ का हन्ना जो थी, उन्होंने भी इसका मदद करा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि वुड डॉक्टर सेडाओ भी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ क्या है, हार्बोरिंग एन एनिमी, यानी कि क्या डॉक्टर सेडाओ को एक शत्रु को आश्रय देने के लिए गिरफ्तार किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आफ्टर ऑपरेटिंग द वॉन्डेड एनिमी सोल्जर डॉक्टर सेडाओ रोट ऑल द इंसिडेंट एंड टोल्ड इट टू द जनरल। मतलब भाई देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि एक आदमी को इन लोगों ने क्या किया, इनका जान बचाया, जिसके चलते इन्हें क्या हुआ, गिरफ्तार किया गया। ठीक है, क्या गिरफ्तार किया गया इसके बारे में बताना है। जनरल एश्योर्ड him that he would not be arrested on the charge of क्या है, harboring an enemy and said that he general will get the man killed by his own private एशियंस सेक्रेटली। यानी यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि घायल दुश्मन सैनिक का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर सेडाओ ने सारी घटना लिख दी और जनरल को बता दी। जनरल ने उसे आश्वासन दिया कि उसे दुश्मन को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और कहा कि वह अपने ही निजी हत्यारों द्वारा गुप्त रूप से उस व्यक्ति को मरवा देगा। तो ये बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या इसी से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि व्हाट डिड डॉक्टर सेडाओ गो
डॉक्टर स्ट्राउ डू टू गेट रीड ऑफ द मैन, यानी कि आदमी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर स्ट्राउ ने क्या किया? तो डॉक्टर स्ट्राउ ने क्या किया भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया, उन्होंने एक पत्र लिखा था। तो डॉक्टर स्ट्राउ वेटेड फॉर द जनरल्स एसोसिएशंस फॉर सम डेज, व्हेन दे डिड नॉट कम ही हिमसेल्फ क्या है टॉट टू गेट रीड ऑफ दैट मैन। डॉक्टर स्ट्राउ ड्रैग्ड हिज बोट डाउन टू द श्योर एंड पुट सम फूड, bottled water and two क्या है quilts in it. After this he went into the guest room, checked carefully the enemy soldiers' temperature, the state of the wound, and his heart and pulse. Then gave the man his one क्या है फ्लैश लाइट एंड हेल्प हिम टू गेट escape इन हिज बोट। यानी बोला जा रहा है डॉक्टर स्ट्राउ कुछ दिन तक जनरल के हथियारों का इंतजार करते रहे। जब वे नहीं आए तो उसने स्वयं ही उस व्यक्ति से छुटकारा पाने की सोची। डॉक्टर स्ट्राउ अपनी नाव को खींचकर किनारे पर ले गए, इससे उसमें कुछ खाना, बोतल बंद पानी और 2 रजाइयाँ रख दी। इसके बाद वे अतिथि कक्ष में गए, दुश्मन सैनिक का तापमान, घाव की स्थिति और उसके हृदय की नाड़ी की सावधानीपूर्वक जांच की। फिर उस आदमी को अपनी टॉर्च दी और उसे अपनी नाव में भागने में मदद की। तो इस प्रकार से वह भाई क्या था। इसके बाद कि हु इज जो, यानी कि जो कौन था। हाउ डज सी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, जब वो अपना फादर का जो स्टोरी टेलिंग कर रहा था किस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहा था, प्रतिक्रिया कर रहा था। तो जो इज जैक्स डॉटर, जैक्स के डॉटर का नाम जो था, जो थी एक्चुअल में। हर फादर स्टार्टेड द कस्टम of telling her a story in the evenings when she was 2 years old. She would fall asleep while listening the story, but now she is 4 years old and responded to her father's storytelling by raising some moral questions. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देख लीजिए कि जो थी वो जैक की बेटी थी। जब वह 2 साल की थी तो तब उसके पिता ने शाम को उसे कहानी सुनाने की प्रथा शुरू की। कहानी सुनते सुनते वह सो जाती, लेकिन जब वो 4 साल की हो गई तो कुछ नैतिक सवाल उठाकर अपने पिता की कहानी का जवाब देती है। ठीक है, तो ये बात हो गया। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू थिंक वाज जोज प्रॉब्लम, यानी कि आपको क्या लगता है कि जो की समस्या क्या थी। तो लिटिल जो हैड बीन क्या है accustomed to the happy ending of the stories of Roger told by his father, so she compels her father to make a change in the story of Roger क्या है sunk. As a little child she fails to understand why Roger क्या है seconds mummy change her son's smell of roses to the previous अनप्लीजेंट बैड स्मेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब भी आप लोग देख लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि लिटिल जो अपने पिता द्वारा बताई गई रोजर की कहानियों के सुखद अंत का आदि हो चुकी थी। इस दौरान अपने पिता को रोजर संघ की कहानी में बदलाव करने के लिए मजबूर करती है। एक छोटे बच्चे के रूप में वह यह समझने में विफल रहती है कि रोजर संघ की माँ ने अपने बेटे की गुलाब की गंध को पिछली अप्रिय गंध में क्यों बदल दिया। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बार बार मैंने आप लोगों को डीपली नहीं बताया यहाँ पर क्या है क्या नहीं, बस यहाँ पर नॉर्मल मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि व्हाट मैक्स जैक फील कैच इन एन अगली मिडिल पोजिशन, यानी जैक को यह कैसे महसूस होता है कि वह एक मुश्किल स्थिति में जकड़ गया है। तो किस प्रकार से क्या होता है देख लीजिए ध्यान से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जैक्स लिटिल डॉटर जो वांट्स टू एंड रोजर संघ's story in a happy mood. She wants him to tell her the story that wizard took his magic wand and hit that mummy, but Jack does not want to make any change in his story. He wants to क्या है realize his daughter that the elders are always right whatever they do for their children, so he feels कट हिमसेल्फ इन एन अगली मिडिल पोजिशन। देखिए ऊपर में मैंने आप लोगों को जो चीज़ बताया ना वही सब चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। क्या जैक की छोटी बेटी जो रोजर स्कंक की कहानी का अंत खुशनुमा माहौल में करना चाहती है, वो चाहती कि उसे कहानी सुनाए कि जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी ली और उस माँ को मारा, लेकिन जैक अपनी कहानी में कोई बदलाव नहीं करना चाहता। वह अपनी बेटी को यह महसूस कराना चाहता है कि जो कुछ भी वे अपने बच्चे के लिए करते हैं वे हमेशा सही होते हैं, जो वह खुद को एक बदसूरत मध्य स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता है। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हु इज मिस्टर लैम्ब, यानी कि मिस्टर लैम्ब कौन था।
हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन, यानी कि मिस्टर लैम्ब कौन था, डेरी उसके बगीचे में कैसे जाता है। तो मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था, हैविंग ए गार्डन ऑफ हिज ऑन, मतलब उसका एक अपना गार्डन था। डेरी गेट्स इन टू हिज गार्डन व्हेन देयर इज द क्या है ओकेशनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्रीज लिव्स rustling. The gate of the garden is always kept open for the people to come in, but Derry doesn't come through the gate. He climbs over the garden wall and comes in. मतलब भाई वो गेट से नहीं जाता बल्कि दीवार फांद के वो चल जाता है। वही मैंने लिखा कि क्या है, जो मिस्टर लैम्ब है वो एक वृद्ध व्यक्ति है जिनका अपना बगीचा है। डेरी अपने बगीचे में प्रवेश करता है जब बीच बीच में चिड़िया के गाने और पेड़ों के पत्ते की क्या है सरसराहट सुनाई देने लगती है। लोगों के आने के लिए बगीचे का द्वार हमेशा खुला रहता था, लेकिन डेरी द्वार से नहीं आता हुआ बगीचे की दीवार पर चढ़ जाता है और अंदर आ जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज इन डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब, क्या आपके विचार से यह सब मिस्टर लैम्ब के प्रति डेरी की दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देगा। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा बिफोर ही कम्स इन द कॉन्टेक्ट विथ मिस्टर लैम्ब डेरी शोज द साइंस ऑफ लॉनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट. He feels the sense of alienation due to the behavior of the people. He thinks Mr. Lamb is like the other people who draw back from him. But after some time, he finds Mr. Lamb different from others. Through Mr. Lamb says क्या है peculiar things and Derry is unable to क्या है comprehend. Yet he feels that these are the important things. तो ये हो जाएगा भाई इसका आंसर। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, थिंग्स हो गया। डेरी हु कंसिडर्स मिस्टर लैम्ब इन द बिगिनिंग एज ए क्रेजी ओल्ड मैन इज फील्ड विथ लव एंड एडमिरेशन फॉर हिम एट द एंड ऑफ द प्ले. दिस इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम हिज वीपिंग ओवर द डेथ ऑफ मिस्टर लैम्ब. यानी मिस्टर लैम्ब के संपर्क में आने से पहले डेरी अकेलेपन और निराशा के लक्षण दिखता है। वह लोगों के व्यवहार के कारण अलगाव की भावना महसूस करता है। वो सोचता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो अन्य लोगों की तरह है जो उससे पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो मिस्टर लैम्ब को औरों से अलग पाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि श्रीमान लैम्ब अजीबोगरीब बातें करते हैं और डेरी समझने में असमर्थ है। फिर भी वो महसूस करता है कि महत्वपूर्ण बातें हैं। डेरी जो शुरुआत में श्रीमान लैम्ब को एक पागल बूढ़ा मानता है, नाटक के अंत में उसके लिए प्रेम और प्रशंसा से भर जाता है। श्रीमान लैम्ब की मृत्यु पर उसके रोने से यह बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो वो रोता भी है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है भाई क्या है, देख लो यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज इवेंट्स, यानी कि इवांस किस प्रकार का व्यक्ति था। तो इवांस वाज ए यंग बॉय, वो एक यंग बॉय था। ही वाज अरेस्टेड अगेंस्ट सम चार्जेस, मतलब वो अरेस्ट हो जाता है कुछ चार्जेस के चलते। ही वाज ए प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ बॉय. ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम इवांस द ब्रेक बिकॉज ही हैड escaped 3 times from prison. He was an intelligent person. He wanted to appear in German O level, ठीक है, एग्जामिनेशन एंड हैव सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन. ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, देख लीजिए। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इवांस जो था वो एक युवा लड़का है। उन्होंने कुछ आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। वह एक खुशमिजाज किस्म का लड़का था। सभी जेल अधिकारी उसे इवांस द ब्रेक कहते थे क्योंकि वह 3 बार जेल से भाग चुका था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह जर्मन ओ लेवल परीक्षा में शामिल होना चाहता था और उसके पास किसी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड इंजुर्ड एम्सिलरी डू टू हेल्प द प्रिजन ऑफिसर्स ट्रेस इवांस, यानी कि पायल मैकलेरी ने इवांस को ढूंढ रहे जेल अधिकारियों की सहायता के लिए क्या किया भाई। तो गवर्नर ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू टेक इंजुर्ड एम्सिलरी टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, बट एम्सिलरी क्या है रेजिस्टेड एंड showed a piece of paper written in German to the governor and said that he knew where Evans and had gone and he could play them trace Evans. मतलब यहाँ क्या बोला गया कि गवर्नर ने अपनी अधिकारियों को घायल मैकलेरी को तुरंत अस्पताल ले जाने का आदेश दिया, लेकिन मैकलेरी ने विरोध किया और गवर्नर को जर्मन में लिखा कागज का टुकड़ा दिखाया और वह जानता था कि इवांस कहाँ गया था और वह इवांस का पता लगाने में उनकी मदद कर सकता है। अगला प्रश्न है कि व्हेयर डिड इवांस गो, इनकी इवांस कहाँ गया। तो आफ्टर बीइंग एस्केप इवांस वेंट अराउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन एंड डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल गोल्डन लाइन, यानी कि बचने के लिए इवांस ने चिपिंग नॉर्टन के केंद्र का चक्कर लगाया और होटल
होटल गोल्डन लाइन में लौटने का फैसला किया। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका बाद अगला क्वेश्चन है कि बामाज एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ ए विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जिटकाला साज एक्सपीरियंस डिफिक्ट, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्स टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशंस। यानी बाबा का अनुभव जाति व्यवस्था से ग्रस्त है, जिटकाला शाह का अनुभव किस प्रकार के भेदभाव को प्रदर्शित करता है, अपनी स्थितियों के विषय में उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग क्या करिए, यहाँ से पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, और मैं आपको आगे और दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो ट्रिएटेड तक हो गया, इसके बाद क्या करिए भाई, ट्रिएटेड से लेकर यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये हो गया, ऑल तक हो गया। इसके बाद यहाँ पर यह हो गया हमारा, यहाँ पर ये पूरा आंसर हो गया, ये हमारा पूरा आंसर हो गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये जो हिंदी से लिखा हुआ है ये इसका मतलब हो जाएगा। यहाँ पर पहले आप दिया तक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे और दे देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर फटाफट आप लोग लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत जल्दी वीडियो दे दूंगा जहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।